जय हिंद साथियों। तो हमारा चैप्टर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसको हम वन वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यहाँ उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी को लघु रूप में वास्तविक रूप प्रतिरूप है। जो ग्लोब है वो पृथ्वी का लघु लघु रूप है, जो कि उसका वास्तविक प्रतिरूप बनाता है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम नहीं ले जा सकते हैं, और कुछ पैकेट में रखने के लिए योग्य छोटे ग्लोब होते हैं, गुब्बारे जैसे होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से हम उन्हें दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया एवं लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर देश, महाद्वीप और महासागर का सही बिल्कुल सटीक बताया जाता है, उनके पैमाने को मापकर। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्षांश कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो इससे हमें यह इस बात का पता चलता है कि पृथ्वी की जो गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। क्या होता है? ग्लोब की जो हम उसे घुमा सकते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि जो पृथ्वी की गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। लेकिन याद रखिए, इन दोनों में एक अंतर होता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यहाँ अपनी अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहता है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, जिसका आकार कैसा है? इसका आकार है वो आप, इसे आप नोट कर सकते हैं। वो आप इसका आकार है। इसके इसको दो बराबर भागों में एक रेखा काटती है, जिसे हमने काल्पनिक माना है हमारे वैज्ञानिकों ने। ऊपर के जो गोलार्ध को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर की दिशा कौन सी होती है? उत्तर होती है, तो उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसमें जो ऊपर का आओ कुछ करके सीखे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो डब्बे में होता है उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें, जहाँ सलाई ग्लोब पर दर्शाए अक्ष के अनुरूप है। आप इस आलू या गेंद को अपने अक्ष से बाएं या दाएं घुमा सकते हैं। इसे हम पृथ्वी के रूप में समझ सकते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को मैंने जैसे आपको बताया उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत रेखा होती है वह सिर्फ एक रेखा नहीं होती है, यहाँ वृत्त बनाती है। जैसे हमारी गोल पृथ्वी होती है, ये इसकी चारों ओर ऐसे घूमते पीछे और ऐसे जाती है। एवं यहाँ पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का संपूर्ण महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा है इन्होंने? विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर। समांतर कैसा होता है? इसे समांतर होता है। इन सभी वृत्तों का क्या बोलते हैं? समांतर रेखा है। जैसे हम इसको देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी गोआब आकार की, गोल नहीं कर सकते। यह विषुवत रेखा है।
तो इससे लेकर यहाँ से ध्रुव तक, ध्रुव कहाँ तक होता है, यहाँ पर, यहाँ हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो सबसे नीचे होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। समझ गए आप? जो बीच में होता है इसको काल्पनिक माना गया है। ये सारी जो रेखाएं है वो काल्पनिक है, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं है, तो हमारी विषुवत रेखा है। और इसके आगे क्या है, यहां से लेकर ध्रुव तक जो भी रेखाएं खींची जाएगी समांतर, उनको सभी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसा कि, और इसमें बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है 1/4 भाग है। अतः इसका माप कितना होगा, 300 डिग्री अंश होगा, यानी कि 1/4, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, इन सभी को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और नीचे वाले सभी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है, जिसे हम ऊ से दर्शाते हैं। अगर उत्तर लिखना है तो हम ऊ लिखते हैं, और दक्षिण लिखना होता है तो हम द लिखते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो, ये दोनों क्या है, अक्षांश 20 पर स्थित है। पर एक क्या है, एक जैसे मान लो ये है, एक तो मान लो 20 अंश पर है, और एक ये भी 20 अंश पर है, पर एक उत्तरी गोलार्ध में तो इसके लिए हम वो लगाते हैं, तथा एक दक्षिण में इसलिए द लगाते हैं। इससे हमें उसकी सही स्थिति का पता चलता है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश है तथा बेलो होरिजेंटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे कि आप चित्र 2.2 में देख सकते हैं, हम जैसे जैसे जाते हैं ऊपर, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे मैं बनाकर आपको बताता हूँ, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये पृथ्वी हमारी, ये विषुवत वृत्त है। तो अब यहाँ कितनी दूरी है इसकी, हम गोल बनाते हैं। यहाँ हमारे विषुवत वृत्त है, तो इसकी बहुत दूरी है। इस हम आगे गए तो कम होती गई, यहाँ तक गए कम होती गई और कम होती गई, और एक समय ऐसा आएगा यह बिंदु बन जाएगा, तो इसको उत्तरी ध्रुव हम कहते हैं। और कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमें कुछ ही के बारे में पढ़ना है, सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण पर है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। इसको हम चित्र में देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी हुई, यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को लिख देते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो होती है इसको बोलते हैं 23 डिग्री वाली को कर्क रेखा। जो दक्षिण में उत्तर में होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, जो दक्षिण में होती है उसको 23.5 डिग्री वाली को मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद में जो 66.5 डिग्री पर होती है उसको हम उत्तरी अंश कहते हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, और इसको दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। और पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर उड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं इसमें
ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, और ये हमारा कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसमें क्या बोला गया है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो कर्क रेखा है, हम दूसरा कलर में बना देते हैं, ये कर्क रेखा ये मकर रेखा के बीच के, समझ रहे हो, समझ रहे हो, इनके बीच में सूर्य क्या होता है, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इस क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं हम, उष्णकटिबंध। आप इस परिभाषा को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, तो कृपया करके इसे अपने साथ नोट से भी बनाएं, और हम आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारे लाइव को लाइक शेयर जरूर करें। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसके बाद कभी भी, हम कलर चेंज करते हैं फिर, इसके बाद यहाँ पर कभी भी सूर्य ऊपर नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा ऊपर हो सकता है, फिर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में उत्तर व्रत रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, जिसे हम शीतोष्ण कहते हैं। जैसे कि हम फिर से पृथ्वी बना लेते हैं, अपनी अपनी प्यारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं। हम सब लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, एवं उत्तर ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री पर होता है, ये हमारा 66.5 डिग्री पर उत्तरी वृत्त हो गया। और इसी के साथ हम देखते हैं, ये हमारी ये हमारा विषुवत वृत्त है, और ये हमारा हो गया मकर रेखा, और ये क्या बोल रहे हैं, कौन, दक्षिणी वृत्त, जो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसको हम दूसरे पेन से करते हैं, जिससे हमें साफ साफ पता चल सकता है। क्या बोल रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कि ये है कर्क रेखा, एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त जो कि ये हिस्सा है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को, ये क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्यार से बोलो या नफरत से बोलो, हम इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। चलो हम इसी के आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे लाइव को जरूर शेयर करें और हमारा सपोर्ट बनाए रखें। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो होता है वो शीत से भी ऊपर चला जाता है, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाते हैं। हम इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, तो कृपया देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक बढ़ाते रहिए। तो देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवत्व जो कि 66.5 डिग्री पर हमारा प्यारा होता है, और आगे देखिए आप, क्या बोल रहा है वो, उत्तरी ध्रुव की बोल रहा है, तो उत्तरी ध्रुव हमारा ये हो गया। तो देखते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है भाई साहब, वो तो क्या बोल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध की बोल रहा है। दक्षिणी गोलार्ध जो कि ये विषुवत रेखा के नीचे होता है, देखते हैं हम। दक्षिणी ध्रुव जो कि यहाँ पर है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि यहाँ पर है 66.5 डिग्री पर। तो इसने हमें क्या बोला, इस क्षेत्र को, इसके बीच के ये क्षेत्र को, जिसे हम बड़ा करके आपको दिखा सकते हैं, इस क्षेत्र को, ये ये वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध।
मैं ऐसा करता हूँ, आपको यह भी समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा देशांतर क्या है। हमें पूरा चैप्टर सिर्फ 1 वीडियो में खत्म करना है, तो आप देखते रहिए। आप अपने पानी पीजिए, कुछ भी कीजिए, और पर साथ में देखते रहिए। हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना ही होगा। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। सिर्फ अक्षांश से तो काम नहीं चलेगा, और भी कुछ सामान की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण पर। इससे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमको। दोनों 20 डिग्री पर होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या है? तो उनकी सही स्थिति को जानने के लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, हमें यह पता करना होगा। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को पूर्व या पश्चिम की ओर से, ऐसे पूर्व पश्चिम की ओर से जोड़ना होगा। इन संदर्भ रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं, और तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित कर सकते हैं। ये अर्धवृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धवृत्त होते हैं, तथा उनके बीच की दूरी और ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे कि हमने अक्षांश में अभी देखा था, यहाँ पर सबसे अधिक दूरी होती है, फिर कम होती जाती है। और इसमें क्या होता है, देशांतर ऐसे होते हैं, जो कि ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं ये, हम पेन की साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। यह बोल रहे हैं ये अर्धवृत्त होते हैं। अक्षांश जो होते हैं वो पूरे वृत्त थे, और ये अर्धवृत्त थे केवल, पूरे वृत्त नहीं है। तो इनके बीच की दूरी जो है ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुव की ओर हम, या बीच में देखो कितना है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छी दूरी है, दूरी ज्यादा है, फिर ये कम होती गई, ध्रुव पर बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ध्रुव पर बिल्कुल कम हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया, ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, क्या है, राज्य की वेधशाला है, जो कि कहाँ है, ग्रीनविच पर। इसी के नाम पर कुछ पड़ेगा, जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो को देखते रहिए। इस यामोत्तर को क्या बोलते हैं? प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, क्योंकि वेधशाला से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर की गिनती शुरू की जाती है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, देशांतर हमारा ऐसा होता है, ऐसे बनता जाता है। ये हमारा देशांतर रेखा है, इनकी संख्या हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा देशांतर है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हमारे वैज्ञानिकों ने प्यार से क्या नाम दिया? इसको नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा। इसको हम जीएमटी भी कहते हैं। आपने अपने फोन में देखा होगा 5:30 घंटा जीएमटी। इसके बारे में हम भी बाद में जानेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त होते हैं। हमने अभी जाना था, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हमने पहले अक्षांश में देखा था, क्या देखा था अक्षांश में? अक्षांश में हमने देखा था जो हमारे गोलार्ध है, विषुवत रेखा उनको दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और हम देशांतर में देखते हैं कि हमारी पृथ्वी दो भागों में बट गई, जिसे हम पूर्व और पश्चिम कह सकते हैं। और आगे देखते हैं।